बेसिकली हम लोग का जो बाकी था टॉपिक कहाँ से था, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वालिटी। सी समटाइम्स क्या होता है कि हमने किसी और प्रोडक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हो और हमारे पास कोई और प्रोडक्ट आ जाए, या इट मे बी पॉसिबल कि प्रोडक्ट वही आ जाए लेकिन कम आ जाए, ज्यादा आ जाए, या किसी और के साथ भी मिक्स करके आ जाए, राइट। तो ऐसे केसेस में तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, बीइंग अ बायर, एंड सेलर के पास क्या ऑप्शन है, बीइंग अ सेलर, राइट। तो वही हम लोग को रीड करना है, यानी डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वालिटी। इन केस अगर मान लो रॉन्ग क्वालिटी की अगर डिलीवरी हो गई है तो उसमें सिचुएशन में क्या कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डिलीवरी ऑफ गुड्स लेस देन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर, राइट। इन केस मान लो जितना तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे कम डिलीवरी हुआ, क्या लिखा हुआ है, जितना तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे कम डिलीवरी हुआ है, तो यहाँ पे उसको एक नाम दिया गया है शॉर्ट डिलीवरी। सो रिमेंबर जस्ट मीनिंग शॉर्ट डिलीवरी, शॉर्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कम आया है, ओके। अब समझो यहाँ पे, वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर्स अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन द कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, राइट। इन केस द सेलर हैज डिलीवर्स द गुड, उसने डिलीवर कर दिया है, बट इट इज लेस देन द कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, देन इन दैट केसेस, राइट। अब इस केस में बायर क्या कर सकता है, देखो बायर के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, द बायर मे रिजेक्ट देम। ऑप्शन क्या है, पहला कि वो रिजेक्ट कर दे कि भाई मैंने जितना बोला था उतना क्यों नहीं आया। दूसरा ऑप्शन, बट इफ द बायर एक्सेप्ट्स द गुड्स सो डिलीवर्ड ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट। अगर मान लो उसने एक्सेप्ट कर लिया, देन इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फॉर इट, राइट। जैसे एग्जांपल देते हैं कि मान लो कि मैंने 100 kg का कुछ सामान मंगवाया था, राइट, एट द रेट ऑफ 50 रुपीज, लेकिन उसने जो डिलीवरी किया वो सिर्फ 70 kg का किया, राइट। तो ये अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं, राइट, इफ आई एम एक्सेप्टिंग फॉर दैट, राइट, सो इट मीन्स इट माई ड्यूटी टू पे एट 50 रुपीज, राइट। यानी कि जो भी इसका प्राइस होता है 17 to 50 करके मुझे 3500 अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया है, राइट। ये किसके लिए था, शॉर्ट डिलीवरी, राइट, लेस देन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर। इसके अंदर सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है, डिलीवरी ऑफ गुड्स लार्जर देन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर। इट मींस कि जो गुड्स है ना वो एक्सेस में आ गया है, राइट, एक्स्ट्रा डिलीवरी हो गई है। सो ऐसे केसेस में क्या होगा वो समझो, where the seller delivers to the buyer a quantity of goods larger than he contracted to sell। इन केस बाय मिस्टेक या गलती से या कुछ भी पॉसिबल है कि अगर उसने ज्यादा सेंड कर दिया है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ऊपर वाले में कि 100 kg का था, राइट, तो 100 kg के बदले में बाय मिस्टेक उसने 120 kg अगर सेल कर दिया है या 120 kg उसने डिलीवर कर दिया है। अब इसमें क्या है, इसमें लिखा है द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स, पहला तो वही पॉइंट है, बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट। यानी कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इस 120 में से 100 kg वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, राइट, और बाकी का जो 20 होगा वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। एक ये ऑप्शन उसके पास है। और सेकेंड ऑप्शन क्या है उसके पास, और ही मे रिजेक्ट द होल। और उसके पास सेकेंड ऑप्शन क्या है, ही मे रिजेक्ट द होल। होल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो चाहे तो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकता है, राइट। अगर मान लो उसको नहीं लेना है तो वो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर देगा। क्लियर है इतना। लेकिन इन केस द बायर एक्सेप्ट्स द होल गुड्स सो डिलीवर ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट। लेकिन अगर मान लो उसने रिजेक्ट नहीं किया है, रिमेनिंग या टोटल, तो जितना एक्सेप्ट किया, जो भी गुड्स उसने एक्सेप्ट किया, ही हैव टू पे, राइट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि मान लो 100 का यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, ओके, और डिलीवरी कर दिया इसने 120 kg का। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक पूरा का पूरा एक्सेप्ट करो देन पे करो। अगर मान लो या तो मैं रिजेक्ट करता हूं पूरा का पूरा, देन पे करने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन वहीं पे अवेलेबल है कि भाई मैं 100 kg को क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा और उसके लिए पे कर दूंगा, राइट। और बाकी का जो 20 kg होगा उसको मैं क्या करूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा और उसकी पे नहीं करूंगा। सिंपल है, राइट। यानी कि तीन ऑप्शन हो गया। अगर मान लो कि तुम एक्सेप्ट करते हो तो पे करो, और अगर रिजेक्ट करते हो तो पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो जितना तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उतना एक्सेप्ट कर लिया तो बाकी का रिटर्न कर दो, सिंपल। ओके, अभी थर्ड की पॉइंट की बात करते हैं, ये ध्यान से समझना। डिलीवरी ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर मिक्स्ड विथ अदर गुड्स। इन केस तुमने कॉन्ट्रैक्ट जो किया था उसके साथ उसने कोई और गुड्स भी सेंड कर दिया है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा वो समझो, वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर द गुड्स
he contracted to sell mixed with goods of a different description not included in contract. जैसे कि मान लो, इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि मार्केट में तुम गए थे एप्पल परचेस करने के लिए, राइट? मार्केट में तुम गए एप्पल परचेस करने के लिए, तुम्हें पता है मार्केट में अलग अलग रेट के एप्पल्स मिलते हैं। तो जो तुमने परचेस किया था वो प्राइस था 200 केजी, सॉरी 200 पर केजी वाला, राइट? तुमने वो ऑर्डर दिया था और वो तुमने ऑर्डर दिया था, मान लो 100 केजी का ऑर्डर देकर आए थे, ओके? अब उसने क्या किया, 90 केजी तो यही वाला सेंड किया है, पर बाकी का जो सेंड किया वो थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का है, मान लो वो 140 वाला है, 140 पर केजी वाला है। अब इसमें देखो क्या हुआ है, उसने गुड्स सेंड किया, बट यस उसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है। अब इसमें सिचुएशन क्या है, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स विच आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट, और मे रिजेक्ट द होल, राइट? अब सिचुएशन क्या है, अवेलेबल क्या है उसके पास, या तो वो पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर ले, पैसे दे दिए उसको, या तो क्या होगा, जो उसने ऑर्डर दिया था, मैंने ऑर्डर क्या दिया था 200 पर केजी वाला, तो मैं 200 पर केजी वाला जो है 90 केजी वो एक्सेप्ट कर लूंगा, बाकी का जो 140 पर केजी वाला है 10 केजी उसको मैं क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है, राइट? उसके बाद यहाँ पे लिखा है द अबव प्रोविजंस, यानी जो भी हमने डिस्कस किया, आर सब्जेक्ट टू एनी यूजेस ऑफ ट्रेड, स्पेशल एग्रीमेंट और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। अब ये डिपेंड करता है कि पार्टीज के बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या डिसीजंस है, उन लोगों ने क्या डील किया है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो ये 3 रूल्स हैं, अप्लाई होता है। पहला क्या था, शॉर्ट डिलीवरी, यानी कम गुड्स सेंड किया है। दूसरा क्या था, एक्सेस डिलीवरी। और तीसरा क्या था, मिक्स विथ अदर गुड्स, यानी किसी गुड्स के साथ अदर गुड्स मिक्स कर दिया है। ओके, क्लियर है? उसके बाद अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। अब देखो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके देना, राइट? इंस्टॉलमेंट का मतलब यही होता है। अब यहां पे समझो, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, देखो पहली कंडीशन लिखा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक उनके बीच में बात ना हुई हो, याद रखना, अनलेस अदरवाइज एग्रीड द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी देयर ऑफ बाय इंस्टॉलमेंट। अगर उनके बीच में बात नहीं हुआ है, अगर बात हुआ है तब तो बात खत्म। जैसे हम मैंने बोल दिया कि भाई सेंड कर दो तो ठीक है, अगर मैंने नहीं बोला है अनलेस अदरवाइज अग्रीड, राइट, जब तक उनके बीच में बात नहीं हुआ है, द बायर ऑफ द गुड्स इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी देयर ऑफ बाय इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट में कभी भी गुड्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? लेकिन आगे देखते हैं, where there is a contract for the sale of goods to be delivered by stated installments which are to be separately paid for, right? लेकिन अगर मान लो इनकेस कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है और सेपरेटली पे करने वाले हो, राइट? 2 ऑप्शंस हैं। तो अभी इसमें क्या अवेलेबल है देखो, तो यहाँ पे चीजें क्या होंगी हमारे पास, द सेलर मेक्स नो डिलीवरी और डिफेक्टिव डिलीवरी इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और मोर इंस्टॉलमेंट्स। अब देखो मैं वापस ऊपर जाता हूं, वापस इसको रिपीट करता हूं तो क्लियर समझ में आएगा। इसमें देखो क्या लिखा है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड बाय स्टेटेड इंस्टॉलमेंट्स, राइट? इंस्टॉलमेंट में डिलीवर करना, एंड विच आर टू बी सेपरेटली पेड फॉर, राइट? और उसके लिए सेपरेटली पे करना है। ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट कि तुम भाई इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, गुड्स को सेंड करोगे, एंड वी विल पे फॉर द इंस्टॉलमेंट मेथड। जैसे 5 किलो भेजा तो मैं 5 किलो का प्राइस दूंगा, 10 भेजा तो 10 का प्राइस दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या है, द सेलर मेक्स नो डिलीवरी, इन केस अगर सेलर ने डिलीवरी नहीं किया और डिफेक्टिव डिलीवरी किया इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और मोर इंस्टॉलमेंट, ये पहला कंडीशन है। और मान लो कि एक और ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है यहाँ पे, द बायर नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू टेक डिलीवरी ऑफ और पे फॉर 1 और मोर इंस्टॉलमेंट्स। या ये तो सेलर के लिए था, जो पहला ऑप्शन था वो किसके लिए था, सेलर के लिए था। दूसरा ऑप्शन किसके लिए है, बायर के लिए है। तो बायर के लिए है तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो उसने नेग्लेक्ट किया या रिफ्यूज कर दिया पे करने से, is a question in each case, depending on the terms of the contract and the circumstance of the cases, whether the breach of contract is repudiation of the whole contract। तब क्या होगा, जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि उसने मना कर दिया या नहीं पैसे दे रहा है, तो भाई ऐसे सिचुएशन में जैसा टर्म एंड कंडीशंस होंगे, जैसा टर्म्स एंड कंडीशंस होगा उसके बेस पर काम होगा। ओके,
ओके अब इसमें आगे क्या लिखा है, और वेदर इट इज सेवरेबल ब्रीच गिविंग राइज टू अ क्लेम फॉर अ कंपनसेशन। देखो अब यहाँ पे कैसा है, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस उनके बीच में हुआ था कि भाई मान लो अगर गलती से एक बार का पैसा नहीं दे पाया तो ऐसा मत करना कि कैंसिल कर देना या केस कर देना, कभी कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट, क्योंकि उन सबको पता भाई सिचुएशंस का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन whether it is severable breach giving rise to claim for a compensation but not to right to treat the whole contract is repudiated। अब इसमें यही बात बोलता है कि अगर मान लो कि केस, अगर उसने मान लो पेमेंट नहीं किया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो अब डिपेंड करता है उनके बीच का रिलेशन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा का पूरा क्या करना है, उस पूरे के पूरे को कैंसिल करना है, पूरे का पूरा जो है रेपुडिएशन वाला मानना है, या तो उनको पे करना है, कंपनसेशन देना होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे डिपेंड करता है और उनके बीच के रिलेशंस पे डिपेंड करता है। ओके अब उसके बाद जो नेक्स्ट है डिलीवरी टू द कैरियर और वारफेज। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे टू कैरियर होगा, ठीक है, ये जो RO लिखा गया यहाँ पे टू होगा। अब यहाँ पे समझो डिलीवरी टू द कैरियर और वार्फिंग। अब यहाँ पे क्या है, यानी वारफेज होता है, यानी हमने जो ये जहाज वाले सामान है ना, ऐसे किसी के थ्रू हमने भिजवाया, या तो किसी कैरियर के या वार्फिंग के थ्रू। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइजिंग डिलीवरी टू कैरियर। देखो इसको ध्यान से समझना, इसमें 3 अलग अलग पॉइंट्स करके मैंने बताया है, ठीक है, तो ध्यान से सुना। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइजिंग डिलीवरी टू द कैरियर, पहला क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई किसी के थ्रू भिजवा देगा, राइट, तो द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ कैरियर for a transmission to the buyer or to a wharfing for safe custody is a prime facie deemed to be delivered to the buyer। अब इसको ध्यान से समझो, अगर मान लो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि भाई हम जो सामान है किसी के थ्रू भिजवाने वाले, किसी कैरियर के थ्रू भिजवाने वाले हैं, या उन लोगों ने बोला था कि तुम किसी कैरियर के थ्रू भेज देना। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, डिलीवरी टू द गुड्स टू अ कैरियर, जब उन लोगों ने कैरियर को सामान दिया, राइट, फॉर द ट्रांसमिशन टू द बायर और अ वार्फिंग, या तो कैरियर को या तो वार्फिंग को, फॉर द सेफ कस्टडी इज अ प्राइम फेसिया डीम्ड टू बी डिलीवर्ड टू द बायर। तो ऐसा मान लिया जाए, प्राइम फेसिया का मतलब फेस से ही लगता है, जैसे मैंने बताया था ना कि देखकर ही लगता है, या ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि हमने डिलीवर कर दिया किसको, बायर को। ये है पहला, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइजिंग डिलीवरी टू द कैरियर, कि कॉन्ट्रैक्ट में ही बात हुआ था कि भाई डिलीवर कर देना कैरियर को। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइजिंग डिलीवरी टू कैरियर। देखो इसको वापस एक बार सुन लो कि इसमें है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें ही ऑथराइज किया था कि तुम किसी के थ्रू भेज दोगे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट में ही बात हो गई है कि किसी के थ्रू हम भेजने वाले हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट में बात हो गई है, तो अगर मैंने किसी कैरियर को दे दिया है तो ऐसा माना जाएगा कि भाई हमने डिलीवर कर दिया बायर को, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन देखो फिर भी उसके अंदर कुछ चीजें हैं भाई, कहते हैं ना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या होती है, ड्यूटी टू इंश्योर, ड्यूटी टू इंश्योर सेफ कैरेज। देखो सामान भेजना है किसी के थ्रू, बात सही है, लेकिन ये तुम्हारी ड्यूटी है कि भाई सही सलामत पहुंचे। अब इसमें देखो क्या लिखा है, द सेलर सेल अनलेस अदरवाइज ऑथराइज्ड बाय द बायर। अगर मान लो सेलर ऑथराइज नहीं है तो, इसीलिए बोला है कि भाई ऑथराइज है तभी काम कर रहा है। मेक अ रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर और वार्फिंग। इफ इट डज नॉट डू सो, the goods are lost or damaged, the buyer may refuse to treat such a delivery as delivery to the himself or may hold the seller responsible for the damages, right। अब इसमें क्या लिखा है, the seller unless otherwise authorized by the buyer। ये इतना हम लोगों ने आगे पढ़ा ना, उसका पूरा का पूरा जो मेन है वो इसी लाइन में खत्म हो जाता है। क्या लिखा है, द सेलर अनलेस अदरवाइज ऑथराइज्ड, अगर सेलर जो है, ठीक है, अगर सेलर जो है वो बायर के थ्रू ऑथराइज्ड नहीं किया गया है, राइट, ओके, और मेक अ रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर और वार्फेज, फिर भी उसने कैरियर और वार्फिंग के साथ, ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मान लो मैं बायर हूं, तुम लोग सेलर हो, मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि तुम किसके थ्रू भेजोगे, पर भी तुमने किसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। कोई है गाड़ी वाला, मान लो कोई ट्रक वाला है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, राइट, एंड इफ ही डज नॉट डू सो एंड द गुड्स आर लॉस्ट, और गुड्स लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, तो अब इसमें क्या है, द बायर में रिफ्यूज टू ट्रीट सच अ डिलीवरी एज डिलीवरी टू हिम himself or may hold the seller responsible for the damages। then इन केसेस में बायर यानी कि मैं, या तो मैं डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, या तो जो भी लॉस हुआ वो मैं तुमसे क्लेम करूंगा। क्लियर है, ये है ड्यूटी टू इंश्योर, इसी वजह से बोला जाता है उसको सेफ इंश्योर और सेफ कैरेज करना जरूरी है। एंड थर्ड है
ड्यूटी टू नोटिफाई बायर इन द केस ऑफ सी ट्रांजिट। देखो कभी कभी हम समुद्री तरीके से भी सामान को भेजते हैं, तो ये सबसे ज्यादा रिस्की होता है। हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा रिस्की यही है, राइट। अब अगर ये रिस्की है तो अभी इसमें सिचुएशन क्या है, इन केस ऑफ सी ट्रांजिट इन सर्कमस्टेंस वेयर इट इज यूजुअल टू इंश्योर द सेलर शेल नोटिफाई द बायर सो दैट ही कैन इंश्योर। देखो बेसिकली ये 11th में भी हम लोग पढ़ते थे, जब जहां पे इंश्योरेंस वाला चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाता है कि भाई जब भी हम ये सी के रूट मतलब सी रूट से कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी ट्रांजिट होता है, कोई भी सामान का लेन देन होता है, तो ऐसे में दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको क्या करे भाई, इंश्योर करवाए। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, पहले तो सेलर, अगर मान लो सेलर नहीं करता है, ठीक है, अगर सेलर इंश्योरेंस नहीं करवा रहा है तो वो बायर को बोलेगा कि भाई तुम करवाओ, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर को बोलना पड़ेगा। अगर उसने करवाया है तो उसको बोलेगा कि मैंने करवा लिया, टेंशन मत लो। ओके, तो रीजन यही है कि भाई उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर मान लो ऐसा वो नहीं करता है, इफ द सेलर फेल्स टू डू सो द गुड्स रिमेन एट द रिस्क ड्यूरिंग द ट्रांजिट। मतलब क्या है, अगर सेलर इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई इंश्योरेंस करवा दिया है या इंश्योरेंस बाकी है, ऐसे सिचुएशन में जो भी नुकसान होगा वो किसका नुकसान होगा, सेलर का। इट विल बी रिमेन एट हिज रिस्क, क्लियरली मेंशन है कि उसके रिस्क पर ही होगा जब तक सामान पहुंच नहीं जाता। क्लियर है। तो ये था हम लोग का कि जब हम लोग किसी के थ्रू सामान भेजने, कोई कैरियर या वार्फिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद नंबर 10 में क्या लिखा है कि गुड्स डिलीवर एट अ डिस्टेंस प्लेस। अगर मान लो किसी डिस्टेंस प्लेस पर हम डिलीवरी करने वाले हैं, जैसे मान लो मैं सूरत से मुंबई डिलीवरी करने वाला हूँ, ठीक है। अब सूरत से मुंबई डिलीवरी करने वाला हूं तो क्या क्या सिचुएशन मार्केट में हो सकता है, या रास्ते में देखो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। वो वेयर द सेलर ऑफ अ गुड्स एग्रीज टू डिलीवर देम एट हिज ओन रिस्क एट अ प्लेस अदर देन दैट वेयर दे आर वेन सोल्ड, राइट। अब इसमें क्या लिखा है, where the seller of goods agrees to deliver at his own risk at a place other than, उसके अलावा where they are when sold। यानी कि जैसे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ था, सूरत में, तो गुड्स कहां पर होगा, डेफिनेटली सूरत में ही होगा, राइट। लेकिन मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कहां भेजने का किया है, मैंने बोला है मुंबई में सेंड करना है। अब ध्यान से समझना इसको, कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ, सूरत में, गुड्स कहां है, सूरत में, पर भेजना कहां है, मुंबई। अब सिचुएशन क्या है, द बायर सेल, देखो द बायर सेल नेवरथलेस अनलेस अदरवाइज एग्रीड। जब तक बायर एग्री ना हुआ हो, ध्यान से समझना, जब तक बायर और सेलर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और बायर एग्री ना हुआ हो, ऐसे केसेस में टेक एनी रिस्क ऑफ डिटोरिएशन इन द गुड्स नेसेसरली इंसिडेंट टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। अब मतलब क्या है कि अगर उनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है तो ऐसा माना जाता है कि भाई अगर इतना दूर हम सामान भेज रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे में बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि ये कंफर्म है इतना दूर सामान भेजोगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो क्यों, उसका रीजन क्या है, हम लोग ने पढ़ा है एज अ रूल रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने जैसी प्रॉपर्टी पास कर दी रिस्क भी पास हो जाता है, राइट। बट दिस सेक्शन डील्स विद अ केस, लेकिन कुछ भाई बायर को भी कुछ सेफ्टी मिलनी चाहिए ना, तो बायर को सेफ्टी क्या है यहाँ पे, वेयर प्रॉपर्टी पास टू द बायर विदाउट डिलीवरी द रिस्क ऑफ एनी नेचुरल डिटोरिएशन इन द गुड्स फ्लोइंग आउट और कॉज ड्यूरिंग द ट्रांजिट इज ऑन अ बायर। देखो अब इसमें जो क्या लिखा है कि अगर नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल डिटोरिएशन है, कभी कभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, तुम लोग को पता है जो रॉड आती है घर बनाने के लिए, जो हम लोग सलिया बोलते हैं, ठीक है, ऐसे जो बड़े बड़े सलिए आते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होती हैं, अगर मान लो मैं वो सूरत से और मुंबई भेज रहा हूं, तो तुम्हें पता है कभी कभी पॉसिबल है कि मौसम खराब होने की वजह से उसमें थोड़ा बहुत जंग लग सकता है, ये नॉर्मल है, थोड़ा बहुत जंग लगना नॉर्मल है। लेकिन लेकिन नेचुरल है भाई, जंग लगना नेचुरल है, वो हमें पता है। लेकिन इन केस दो फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटोरिएशन द सेलर मे हैव टू बियर द रिस्क, लेकिन जितना अंदाजा लगाया था उससे ज्यादा नुकसान हो जाए तब वो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये ट्रक है, ठीक है, मैं ट्रक नीचे बनाता हूं, ये ट्रक बड़ी होती है, ठीक है, ये ट्रक है, एक इधर भी कर देता हूं, ठीक है, ये हम लोग का ट्रक है और ये सलिया उसके अंदर रखा हुआ है, ये इतना बाहर निकला हुआ है,
ठीक है, काफी बड़ी बड़ी है, इस वजह से थोड़ा बाहर निकल गया। अब देखो, अब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो सलिए बाहर निकले है ना, उसको किसी कपड़े से ढक दे। कपड़े का मतलब क्या, नॉर्मली जो हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो प्लास्टिक से ढक दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। ठीक है, इसको खुला छोड़ देता है, ऐसे जैसा है वैसे ही खुला छोड़ के भेज देता है। तो सीधी सी बात है, ये जो बाहर निकला हुआ ये तो खराब होगा ही होगा, राइट, ये तो खराब होगा ना। लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो ऐसा बंद करके भेजता, अगर मान लो इसको बंद किया होता, तो हो सकता है थोड़ा बहुत खराब होता, तो वो बायर एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया और फिर भी खराब हो गया है, तो बायर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसको डैमेज क्लेम कर सकता है, राइट, क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम की वजह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटोरिएशन है, नॉर्मल से ज्यादा है, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट, क्लियर इतना। उसके बाद भी नेक्स्ट है हम लोग का बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स। अब देखो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं सूरत से मुंबई सामान भेज रहा हूं, अब सीधी सी बात है, डिलीवरी करना है तो दूर इंसान को ही करना होता है, ज्यादा दूर होगा तभी कर रहे हैं हम लोग डिलीवरी। तो अभी इसमें सिचुएशन क्या होता है, कभी कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बायर ने गुड्स को देखा ना हो, से बात किया हो फोन पे कि भाई ये वाला सामान भेज देना। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूं, आजकल अमेजोन या जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वाले होते हैं, ठीक है, जितना भी ऑनलाइन शॉपिंग होता है ना, इसमें आजकल यही सिस्टम है, वो लोग खुद आपसे बोलते हैं भैया ओपन करके चेक कर लो, आप चाहे तो वीडियो बना सकते हो। जैसे अभी कुछ महीनों पहले, 2-3 महीने पहले मैंने एक मोबाइल मंगवाया था, तो उसने मुझे सामने से मुझे ये बोला कि आप ओपन करके इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि जब हमने ऑर्डर किया तो तुमने फोटो देख के ऑर्डर करते हैं, राइट, हमने फोटो देख के ऑर्डर किया, मान लो कि साबुन के साबुन बोल रहा हूँ, मोबाइल के बदले में साबुन की टिकिया आ जाए, तो अब ऐसा थोड़ी कि 20,000 का रुपए देंगे तुमको, साबुन की टिकिया लेंगे 5 वाली, राइट, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी, इट इज अ राइट ऑफ बायर टू एग्जामिन द गुड्स, कि जो भी उसके पास गुड्स आएगा भाई पहले वो चेक कर लेगा कि उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, राइट। तो ये याद रखना, हमसे कोई ये राइट हमें से छीन नहीं सकता कि अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और सामान खराब निकल जाए तो हम उसको रखें, बिल्कुल नहीं, हम वापस कर देंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे वही सिचुएशन है, अपॉर्चुनिटी टू रिजेक्ट। अब इसमें देखो क्या लिखा है, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर विच ही हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन्ड। सीधी सी बात है, उसने एग्जामिन तो किया ही नहीं होगा, अगर किया होता तो बात अलग है। ही इज नॉट डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड देम अनलेस, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल, जब तक he had a reasonable opportunity of examining them for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract, right। तब तक वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक उसके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ना हो कि वो एग्जामिन कर ले कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वैसा ही गुड्स है या नहीं है। इन केस अगर उससे अलग निकला तो वापस कर देगा वो, राइट। इसी वजह से अपॉर्चुनिटी टू रिजेक्ट है। अब उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट। अब इंस्पेक्ट और ये अपॉर्चुनिटी तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फिर भी देख लो इसमें क्या लिखा है, unless otherwise agreed, when the seller tenders delivery of goods to the buyer, he is bound on request to afford the buyer a reasonable opportunity of examining the goods for the purpose of ascertaining where they are in conformity with the contract। देखो ऑलमोस्ट सेम ही है कि unless otherwise agreed, where the tenders deliver, seller tenders of delivery of goods, right, उसने सेंड कर दिया है and he is bound to request to afford the buyer a reasonable opportunity। अब यहाँ पे क्या है कि वो सामने से बोलेगा he is bound on request to afford the buyers reasonable opportunity। पहले वाले में वो खुद करता है, सेकंड वाले में बोलेगा भाई तुम चेक कर लेना, राइट। तो ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है, तुमको एक ही याद रखो, पहला वाला ही वही सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट का, when acceptance is complete on delivery। देखो इसमें थोड़ा ज्यादा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना, 3 पॉइंट इसमें मिक्स्ड है। when acceptance is complete on delivery, अगर डिलीवरी हुआ मतलब एक्सेप्टेंस हुआ मतलब डिलीवरी खत्म। जैसे देखो, द बायर इज डीम्ड टू, एक मिनट, द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। ऐसा मान लिया जाएगा कि बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया। कब कब ऐसा मान लिया जाएगा, पहला लिखा है व्हेन ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड देम। जब वो सेलर को बता दे, इंटीमेट कर दे, इन्फॉर्म कर दे कि भाई मैंने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया है, तब डिलीवरी मान लिया जाएगा। क्लियर है, पहला पॉइंट है कि वो एक्सेप्ट करके बता दे रहा है कि हाँ भैया सामान हमको मिल गया है, बात खत्म। दूसरा, व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम ही डज एनी एक्ट, राइट, कुछ ऐसी हरकत करता है, एनी एक्ट इन रिलेशन टू देम व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर। when the goods have been delivered to him, जब गुड्स उसको डिलीवर किया गया है, he does any act, कुछ ऐसी हरकत कर रहा है या कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा है in relation to them, यानी उन गुड्स को लेके which is inconsistent with the ownership of the seller।
राइट। तो सेलर के वो खिलाफ है, क्या करता है, ऐसा क्या होगा उसका मैं अभी एग्जांपल देके समझाता हूं। पहले थर्ड वाला भी रीड कर लेते हैं। व्हेन आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम ही रिटेन्स द गुड्स विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर दैट ही हैज रिजेक्टेड देम, राइट। जैसे कि मान लो तुम 7 दिन का बोलकर लेकर गए थे सामान, कितने दिन का, 7 दिन का। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, तुम्हें पता होगा ऑनलाइन जब हम मंगवाते हैं तो वो लोग हमें 7 दिन का टाइम देते हैं कि भाई 7 दिन के बाद अगर तुम चाहो तो मतलब 7 दिन के अंदर चाहो तो तुम रिटर्न कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो 7 दिन हमने रिटर्न नहीं किया, 10 दिन हो गया, तो वो ऐसा मान लिया जाएगा भाई तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे कुछ चीजों में ज्यादा दिन का होता है, जैसे कुछ चीजों में 15 दिन का होता है, तो 15 दिन का टाइम अगर दिया है, रीजनेबल टाइम है, अगर तुमने उसमें ना नहीं बोला तो एक्सेप्ट कर लियो, ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, अब ये वाले का एग्जाम्पल समझो। व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम, और वो कुछ ऐसी हरकत करता है इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर। ठीक है, इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही सिंपल है। तुम लोग ने वो मूवी देखी होगी फिर हेरा फेरी, नहीं देखी हो तो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने देखी है ये एग्जांपल उनके लिए है। तुम्हें याद होगा फिर हेरा फेरी का जो लास्ट सीन है, मैं यहाँ पे थोड़ा बना के बताता हूँ। लास्ट सीन में याद होगा तुम लोगों को कि ये 3 लोग हैं, ठीक है, कौन कौन है, राजू, श्याम और बाबूराव। ठीक है, ये तीनों जाते हैं कचरा सेठ के पास। तुम लोग को पता होगा ये तीनों जाते हैं कचरा सेठ के पास वो सामान देने के लिए। ठीक है, ये कचरा सेठ है। और उसके बाद एक यहाँ पे वो तिवारी तोतला सेठ भी रहता है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तोतला सेठ या तिवारी सेठ। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये कनेक्ट मत करने लगा डायरेक्टली। अब मान लो, ठीक है, ध्यान से सुना इसको। अब जैसे कि ये यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ, ये बायर है और ये सेलर है। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हुआ है कि सेलर ने, यानी कि जो कचरा सेठ है, ठीक है, उसमें जो कैरेक्टर था, उसने कुछ सामान इन लोगों को दिया। ओके, और इन लोगों ने वो सामान बेच दिया तोतला सेठ को। अब ध्यान से समझो, इन लोगों ने क्या किया, वो सामान बेच दिया तोतला सेठ को। अब मेरी बात बताओ, क्या ये लोग रिजेक्ट करने के काबिल हैं? क्योंकि इन लोगों ने ऐसी काम किया जो इनको करना ही नहीं चाहिए था। या तो ये गुड्स अगर नहीं पसंद आया तो डायरेक्टली इसको वापस कर देते, लेकिन इसने क्या किया है, बिना कुछ बोले इसने क्या कर दिया, बिना पैसा वापस किए, बिना सामान वापस किए, बिना पैसा दिए, इन लोगों ने वो तिवारी सेठ को सामान बेच दिया है। अगर इन लोगों ने जैसे तिवारी सेठ को सामान बेचा और ये बात जैसे ही कचरा सेठ को पता चलता है, तो ये समझ जाएगा कि उन लोगों ने डिलीवरी को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ये है कि उसका सामान जो है वो बिक गया है, उसका काम हो गया है, ये ऐसा एज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एग्जांपल जो है याद रखना। ओके, अब उसके बाद हम नेक्स्ट वाले में पहुंचते हैं, 30 नंबर। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। इन केस बायर ने गुड्स रिजेक्ट कर दिया, राइट, देन ही इज नॉट बाउंड टू रिजेक्ट द गुड्स। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो रिजेक्ट करेगा, उसका काम हो गया। जैसे हम लोग ऑनलाइन में अगर तुमने कभी कोई सामान वापस किया होगा, तुम रिजेक्ट कर देते हो जब, तो रिजेक्ट करने के बाद उनका आदमी खुद आता सामान लेके जाता है, तुम अमेजोन के पास नहीं जाते हो, राइट, तुम यहाँ डिलीवरी करने नहीं जाओगे उनके वेयर हाउस पे। ओके, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, हैविंग द राइट टू डू सो। ऐसा राइट होता है कस्टमर के पास कि अगर गुड्स उसको अच्छा नहीं लगा या उसके अकॉर्डिंग नहीं है, देन ही कैन रिजेक्ट द गुड्स, राइट, बट ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर। और वो जबरदस्ती नहीं कर सकता कि भाई आके रिटर्न करो, राइट, बट इट इज सफिशियंट इफ ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम। बस इतना ही काफी है कि उसने बता दिया कि मैं नहीं लूंगा। जैसे मैंने 2 साल पहले एक हेडफोन मंगवाया था सोनी का, ऐसा बड़ा सा हेडफोन था, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा, मैंने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। बस मैंने मैसेज डाल दिया जो उसमें करना होता है रिजेक्ट में, वो डाल दिया। फिर 7 दिन के अंदर सामने वाले खुद आए और लेकर गए। मैंने उनको बोल दिया ना भाई मुझे नहीं चाहिए, अब ये उनकी प्रॉब्लम है, वो आए और सामान लेकर जाए। मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ अ बायर। अब देखो डिलीवरी केस में उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, हमने बहुत सारे इसके राइट्स देख लिए, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर भी है कि भाई तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिलीवरी केस में। क्या है, व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक द डिलीवरी, राइट। सेलर रेडी है, विलिंग भी है, डिलीवर भी कर रहा है, रिक्वेस्ट भी कर दिया है भाई ले लो, एंड द बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर सच अ रिक्वेस्ट टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। लेकिन इतनी सारी चीजें करने के बाद भी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी बायर जो है वो गुड्स नहीं लेता है,
then he is liable to the seller for any loss occasioned by the neglect or refusal to take delivery, and also for a reasonable charge for the care and custody of the goods, right? तो ऐसे केसेस में बायर भाई गुनाहगार होगा, उसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो भी उसका खर्चा हुआ है या जो भी डैमेज हुआ है वो पे करे, राइट? जैसे मैंने याद होगा एक एग्जांपल दिया था वो जेठा बबीता वाला, ठीक है, कि मान लो एक फोन उसने ऑर्डर दिया था, वो फोन आ गया है, ठीक है, वो फोन आ गया और भाव टू भाव उसने सेल करने के लिए बोला था, लेकिन अय्यर जो है वो आके इसको ये गुड्स को लेकर नहीं गया, वो आ ही नहीं रहा है। अब ऐसे केसेस में क्या है कि अगर वो नहीं आ रहा है तो जो यहाँ पे जेठा है वो चाहे तो अपना जो भी लॉस हुआ है वो क्लेम कर सकता है। मान लो इस फोन की वजह से उसको रखने के लिए अलग से कुछ कांच बनवाया उसने, बहुत महंगा फोन है भाई, अलग जगह रखना पड़ता है, या कोई उसने खर्चा किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ है तो वो उससे क्लेम कर सकता है, राइट? तो ये है हमारा टोटल 14 इसमें डिलीवरी का रूल्स है, रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी। ओके, ये टोटल 14 है। एक बार मैं सारे पॉइंट्स है ना ऊपर में जो मेन चार्ट है उसमें मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? तुम लोग उस मेन चार्ट के सामने सामने चाहे तो थोड़ा थोड़ा ऐसे बना के लिख सकते हो। एक मिनट, बस पहुंच रहे हैं हम लोग ऊपर। ये रहा, देखो पहला क्या था, एप्लीकेशन ऑफ डिलीवरी। में फास्ट फॉर्म में बोल देता, ध्यान से सुनना। पहला क्या था, एप्लीकेशन ऑफ डिलीवरी, मतलब जब तक सामने वाला, मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन में, एक मिनट पेन नहीं चल रहा मेरा, हाँ अभी चल रहा है। पहला में क्या है कि वे सामने से वो रिक्वेस्ट करेगा गुड्स के लिए, अगर नहीं करेगा तो हम नहीं देने वाले। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी में क्या था कि अगर पार्ट को होल माना है तो ठीक है, तो एक्सेप्ट ऐसा मान लिया जाएगा पार्ट पूरा होल है, अदरवाइज वो पार्ट पार्ट में डिलीवरी कर सकता है। दूसरा क्या है, प्लेस ऑफ डिलीवरी। अब प्लेस ऑफ डिलीवरी में हम लोगों ने क्या देखा भाई, प्लेस ऑफ डिलीवरी में तीन चीजें हैं, एक तो जहां पे है एग्जिस्टिंग है, ठीक है, एक क्या है तुम्हारा एग्रीमेंट टू सेल है, एग्री टू सेल, पूरा नहीं लिख रहा हूं, और थर्ड क्या है, फ्यूचर गुड्स है, ऐसा केस है। टाइम ऑफ डिलीवरी, तो टाइम ऑफ डिलीवरी में क्या याद रखना है भाई, रीजनेबल टाइम, जो रीजनेबल टाइम है उसी के अंदर अगर तुम डिलीवरी किए तो ठीक है, अदरवाइज रिटर्न कर सकते हैं। अब पोजीशन विद थर्ड पार्टी, अब जब तक थर्ड पार्टी एक्नॉलेज नहीं करता है, राइट, वो कंफर्मेशन नहीं करेगा तब तक डिलीवरी नहीं माना जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद है नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी में क्या है कि गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, क्या डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, यानी सही सही हो जाए वैसा बनाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो किसको करना पड़ेगा, वो सारा खर्चा करेगा सेलर। ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद है रॉन्ग क्वालिटी। तो रॉन्ग क्वालिटी में तो मैंने साफ साफ लिखा है कि तीन तरह का हो सकता है, शॉर्ट डिलीवरी हो सकता है, एक्सेस डिलीवरी हो सकता है, और मिक्स डिलीवरी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, शॉर्ट है तो चाहे तो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, एक्सेस है तो चाहे तो थोड़ा एक्सेप्ट करके बाकी का रिजेक्ट करे, और मिक्स है तो उसके ऊपर है, चाहे तो पूरा रख ले या तो उसको वापस कर दे, राइट? उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। इंस्टॉलमेंट में क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा डिलीवर कर सकता है, डिलीवरी टू कैरियर मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू डिलीवर कर सकता है। ओके, उसके बाद से गुड्स डिलीवर एट अ डिस्टेंस प्लेन्स, अगर किसी दूर जगह पर जाना है तो डिलीवर का जो भी प्रॉब्लम होगा, अगर नॉर्मल नुकसान है तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर बायर्स राइट्स ऑफ एग्जामिंग द गुड्स, बायर के राइट है कि वो एग्जामिन कर सकता है व्हेन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एंड डिलीवर। तो इसका तीन पॉइंट्स है वो मैंने अभी समझाया, तो ये सारे टॉपिक्स तो मैंने अभी समझाया, राइट? तो आई होप कि अब किसी कोई डाउट नहीं है ये सारे पॉइंट्स में।